हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 के डेटा को यूज करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ों को। जो लोग पुराने एस्पिरेंट हैं, जो पहले एनालिसिस जिन लोगों ने मेरे देखे रखे हैं नॉर्मलाइजेशन रिलेटेड कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, किस तरह से ग्राफ्स बनते हैं, कितने मार्क्स लाने पे किस तरह से इंक्रीमेंट होता है, तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है। ये नए एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली, जो चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, किस तरह से मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे एक आइडिया दूंगा। और जितने भी शिफ्ट्स का मेरे पास डेटा आया था अभी जो एनालिसिस के लिए लिया था मैंने, तो उनमें ग्राफ्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन ने काम करा, और आप आइडिया लगा पाओगे कि जैसे कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरा इस पर्टिकुलर शिफ्ट में एग्जामिनेशन था और मेरा रो स्कोर इतना था और मेरा जो फ्रेंड है उसका भी लगभग ऐसा ही स्कोर था, लेकिन उसके ज़्यादा बढ़ गए, मेरे कम बढ़ गए। एक्यूरेसी का रोल है या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया था कि अगर आप इतना रो स्कोर करोगे तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा इतना बनेगा, और लगभग हर एक शिफ्ट में इतने इतने मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपने लास्ट एनालिसिस में देख ही लिया होगा, काफ़ी अच्छा आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज जाएंगे और हर एक शिफ्ट का मैं आपको डेटा दिखाता रहूँगा। उससे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझा देता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो एसएससी ने दिया है, यही इंप्लीमेंट करता है एसएससी। ठीक है, इस फॉर्मूले में कहीं भी कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है, तो सभी कैटेगरी के लिए नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से होगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, एक शिफ्ट के डेटा का नॉर्मलाइजेशन एक जैसा होगा। पहली चीज़, एक्यूरेसी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आपका टोटल आपने 50 गलत कर दिया, आपका फ्रेंड है उसने 30 गलत करे। और क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपने 50 गलत करे, मान लो आपने 100 के 100 अटैम्प्ट कर दिए, 50 गलत करने के बाद जो आपका स्कोर बनेगा यहाँ पे, वो अगर हम घटा भी दें तो लगभग आप ये मान के चलो 87.5 आपका स्कोर बन गया, 87.5। और आपका एक और दोस्त है जिसने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे या कुछ 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जितने भी करे उसमें 30 गलत हैं और उसका स्कोर भी फाइनली हमारे पास 87.5 ही बन रहा है। तो अगर सेम शिफ्ट में आपका पेपर है तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका क्या होगा, दोनों का सेम होगा। डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस कैटेगरी से हो। ठीक है, या एक्यूरेसी कितनी है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कहीं भी एक्यूरेसी का और कैटेगरी का जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, इन फैक्टर्स को डीप में जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने एक CGL 2019 टीयर 2 का जब मैं एनालिसिस करा था तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट भी किया था मैंने डेटा पे, और नॉर्मलाइजेशन दिखाया भी था कि कैसा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक, तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का, तो काफ़ी डीप से जब मैंने इस फॉर्मूले को पढ़ा था। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में, ये आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है, और यहीं पे आपका MIJ जो है ये आपका रो स्कोर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में टॉप 1% स्कोरर्स के मार्क्स भी मैटर करते हैं, आपकी शिफ्ट का एवरेज भी मैटर करता है, मीन डेविएशन भी आपकी शिफ्ट का मैटर करता है, और ओवरऑल जो सारी शिफ्ट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स, उनका मीन डेविएशन, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाके आपका स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर निकलता है। ठीक, तो इसमें एक फैक्टर होता है ये वाला। ठीक है, अब इस फैक्टर को ये मान लो एक पर्टिकुलर के है कि कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स में जो आपका मार्क्स है रो स्कोर, उसमें कहीं ना कहीं इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए। अब ये होता है जब ये वाला फैक्टर जो है मेरा, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर ये फैक्टर मेरा 1 से बड़ा है, तो होगा क्या, अगर आप ज़्यादा स्कोर करोगे नॉर्मलाइजेशन में, से आपका फ्रेंड है, आपके 100 नंबर हैं, ठीक है, आपके 100 के नॉर्मलाइज होकर स्कोर बन रहे हैं 120, और आपका फ्रेंड है जो 130 नंबर ला रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके यहाँ पे 20 नंबर बढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड ने रो स्कोर आपसे ज़्यादा करा है, तो जो आपके फ्रेंड के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, लगभग ये मान के चलो से उसके स्कोर हो जाएंगे 23 बढ़ जाएंगे। आपके 20 बढ़े थे, इसने ज़्यादा स्कोर करा, इसके थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, और इनका स्कोर बन जाएगा 153। मतलब जो गैप था आपके रो मार्क्स में 30 नंबर का था, लेकिन एक्चुअल मार्क्स में गैप कितने का हो जाएगा, 33 का। ये तब होता है जब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा 1 से बड़ा होता है। सेकंड केस बनता है मेरे पास ये जब होता है लेस देन 1। अब लेस देन 1 में क्या होगा, अगर आपके 100 स्कोर बन रहा है, हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स इंक्रीज करके 120 बने, आपका फ्रेंड है जो 130 स्कोर कर रहा है, इस केस में क्या हो जाएंगे, उसके मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने पे कम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आपके 20 इंक्रीज कर रहे थे तो उसके 17 इंक्रीज कर सकते हैं, और उसका मार्क्स जो फाइनल बनेगा वो 147 होगा, तो आपका जो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर में गैप होगा वो कम होगा। ठीक है, ये दो ही केसेस बनते हैं। और एक थर्ड केस होता है फ्लैट, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगभग 1 के आसपास रहता है। उस केस में कोई बदलाव नहीं आता, मतलब अगर आपके 100 नंबर हैं तो आपके फ्रेंड आपके नंबर भी 120 बन रहे हैं, आपका फ्रेंड 130 करेगा, आपके 20 बढ़े थे तो उसके भी 20 बढ़ेंगे, और आपका स्कोर भी आपके फ्रेंड का भी 150 हो जाएगा। ठीक है, ये केस आइडियल होता है, मतलब ये बनता नहीं है कभी,
जनरली क्या होगा, ये 1 से छोटा या 1 से बड़ा, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है इनके अंदर। अभी मैं सारी शिफ्ट का एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे चला है। तो मैंने इसी फैक्टर को बताया कि ग्रेटर देन 1 और लेस स्मॉलर देन 1 पे क्या होगा। जैसे मेरे पास है ये 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1, जो इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है जो मैंने के बताया वो 1 से बड़ा है, ठीक है। सोल्व करने के बाद पूरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके मार्क्स क्या करेंगे, आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से चल रहा है, ये मेरा रो स्कोर है, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है तो इतने मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका स्कोर से मान लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे आपका स्कोर है से 150, तो 150 से बढ़ के ये लगभग आपके पास 155 160 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 190 स्कोर करोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, ये 160 की जगह 205 पे पहुँचेगा। यहाँ पे 5-10 बढ़ रहे थे नंबर, यहाँ पे 15 बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कर्व एक ऐसे जा रहा है मेरा और एक कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे अगर आप स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट 120 नंबर के आसपास है। 120 से नीचे अगर आप स्कोर करते हो 12 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में, तो आपके मार्क्स क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उससे ज़्यादा स्कोर करोगे तो मार्क्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएंगे लीनियरली। ऐसे ही जैसे ये वाला ग्राफ था, ऐसे ही मेरे पास एक ग्राफ था 19 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का, उसमें भी सेम चीज़ है। आपका 120 के आसपास ही थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उससे कम लाओगे तो मार्क्स डिक्रीज करेंगे, उससे ज़्यादा लाओगे तो बढ़ जाएंगे। अभी मैं एक एक करके सारी शिफ्ट्स का डेटा दिखा देता हूँ आपको। एक हमारे पास होता है कि हमने क्या करा, मैंने कहा जो के है मेरा वो क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, 1 से। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से छोटा हो जाता तो उस केस में क्या होगा, आप कम स्कोर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगर किसी एस्पिरेंट के यहाँ पे 60 से मान लो 70 नंबर हैं, तो 70 से बढ़ के आपके बन रहे हैं 100 के आसपास नंबर, ठीक है। और लास्ट में अगर आप जाओगे यहाँ पे, अगर स्कोर बन रहा है आपका 140 के आसपास से, तो 140 के बढ़ के हो रहे हैं आपके 160 के आसपास, ठीक है। तो जो गैप है, यहाँ पे 30 नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे 20 नंबर ही बढ़ रहे हैं। ज़्यादा स्कोर करने पे मार्क्स कम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, इंक्रीज जो होगा मार्क्स के अंदर वो कम होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। और एक केस होता है लगभग फ्लैट, जिसमें मैं के की वैल्यू मेरे पास 1 के आसपास होती है, जैसे कि 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2। इसके अंदर क्या होगा, आप कितना भी स्कोर कर रहे हो, आप 100 स्कोर कर रहे हो तो बढ़ के 120 बन रहे हैं। अगर आप 170 स्कोर कर रहे हो तो बढ़ के 190 के आसपास बनेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लैट तो नहीं होता जैसे मैंने बताया, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा कि यहाँ पे 20 बढ़ रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे 19.6 बढ़ रहे हो, या फिर 20.4 बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एक करके मैं 17 तारीख से लेके फाइनल सारी शिफ्ट्स का डेटा दिखा देता हूँ आपको। उसमें एक दो फेक एंट्रीज भी होंगी, गलत एंट्रीज भी होंगी। कई बार फॉर्म फिल करते टाइम हम गलत एंट्री फिल कर देते हैं। से हमारा शिफ्ट 2 में पेपर हुआ, ध्यान नहीं दिया, फॉर्म भरते टाइम वो शिफ्ट 3 सेलेक्ट कर दिया। कुछ लोगों को जो नए होते हैं उन्हें टाइमिंग का भी ध्यान नहीं रहता कि शिफ्ट 2 का टाइम क्या था, 3 का था, हो जाता है फॉर्म भरते टाइम गलती। तो वो मिस्टेक्स बीच में आपको थोड़ी थोड़ी दिखेंगी बीच बीच में, बाकी आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स पे कितने स्कोर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अब रुकूंगा नहीं, मैं थोड़ा स्पीड में चलाऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और आपको आइडिया लग जाएगा कि शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है इस तरह से, क्योंकि 36 शिफ्ट है, 36 शिफ्ट के सारे डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाना, मार्क्स इंक्रीज, नॉर्मलाइज स्कोर, उसके बाद उनका प्लॉट करना, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन होता है वैसे तो एक्सेल में, लेकिन टाइम लग जाता है इसमें। ओवरऑल फोटो खींच के फिर यहाँ पे लगाना, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी पे आपको पता ही है मैं पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मेरी चलती रहती हैं। जैसे यूट्यूब पे तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और भी चैप्टर्स करेंगे हम। इसी तरह अनअकैडमी पे भी मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपको करा दी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी, एसीआई एग्जाम के लिए उनकी फ्री क्लासेस आप देख सकते हो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। तो 6-7 क्लासेस हैं, ये एक 1.5 घंटे की, ये आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्री क्लासेस की फॉर्म में करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। और हाइट एंड डिस्टेंस कराया था फ्री क्लासेस के फॉर्म में अनअकैडमी पे, वो देख सकते हो। और भी मेरी 90+ फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, वो सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, फॉलो करके। उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और कल भी मेरी एक फ्री क्लास है, ठीक है, मतलब आज 8 PM पे, जिसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको पता चले आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसे चल रही है एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें भी एनरोल कर सकते हो। बाकी आप अगर पूरा कोर्स देखना चाहते हो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, आप देख सकते हो। ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रखा है तो 2 से 4 मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप कभी भी जाके मुझसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो क्लास के एंड में आके।
वरना रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो लाइव, वरना रिकॉर्डेड फॉर्म में तो है ही। बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हो, कहीं से पेड कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी से ले सकते हो, क्योंकि एक ही प्लान में जितने भी एजुकेटर सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से बेस्ट एजुकेटर चूज करके आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल बैचेस आते रहते हैं, वरना रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी टीचर्स के कोर्सेज अवेलेबल है। तो सब्सक्रिप्शन लिया, अपना प्लान बनाया कि किस टीचर से कौन कौन सी चीज़ें करनी है, और अपना कंप्लीट कर लिया कोर्स जल्द से जल्द। मेरा रेफरल कोड है RB10, ये अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सभी प्लान्स के ऊपर अनअकैडमी के। सो यही था इसमें। बाकी नए नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, और सारे PDF जितनी भी क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट एक ही प्लान में मिल जाता है, तो आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी फ्री मॉक्स तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जो भी फ्री क्लासेस होंगी उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो। प्लान्स कुछ इस तरह से हैं फिलहाल अनअकैडमी पे, शायद आज 25 तारीख है, आज प्राइस हाइक होने वाला है, तो देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें चूज कर सकते हो अनअकैडमी, वरना आप जैसे तैयारी कर रहे हो अपने करते रहो। अब मैं एक बार आपको सारी स्लाइड दिखा देता हूँ कि किस शिफ्ट में कितना कितना रो स्कोर पे और कितना कितना नॉर्मलाइज स्कोर बना। तो 17 मार्च शिफ्ट 1 का डेटा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल में यहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर, ये मेरा रो स्कोर है, ठीक है। तो आप देखोगे मार्क्स इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। अगर रो स्कोर Tier 1 की बात करूँ, ये है नॉर्मलाइज स्कोर है Tier 1 का, और ये मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज कितने हुए, ये है। प्लस में है तो इंक्रीज हुए हैं, माइनस में है तो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। बीच में एक दो फेक एंट्रीज भी मिलेंगी, तो वो अगर आपको दिखे तो उसे एलिमिनेट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाली एंट्री मुझे दिख रहा है, ये वाली एंट्री फेक है, ठीक है। ये ग्राफ में भी पता चल जाता है। बाकी डेटा मेरे पास ज़्यादा लोगों का था, उसमें से मैंने फिल्टर लगा के 1/5 लोगों का डेटा दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि बस एक रेंज पता चल जाए कि किस रेंज में कितने लोगों को कितना है। ये 17 मार्च शिफ्ट 2 का डेटा है, ये 17 मार्च शिफ्ट 3 का स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ के साथ, जिसकी कौन सी शिफ्ट पड़े उस शिफ्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना बस। 18 मार्च शिफ्ट 1 का डेटा है, 18 मार्च शिफ्ट 2 का डेटा है, 18 मार्च शिफ्ट 3, 19 मार्च शिफ्ट 1, 19 मार्च शिफ्ट 2 कहाँ गई, 19 मार्च शिफ्ट 2, 19 मार्च शिफ्ट 3, 20 अक्टूबर शिफ्ट 1, 20 अक्टूबर शिफ्ट 2, और सॉरी 12 अक्टूबर शिफ्ट 2, 12 अक्टूबर शिफ्ट 3, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री है तो इसे भूल जाना। ये 13 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का डेटा है, 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 का डेटा है, ठीक है। 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों में उल्टा ग्राफ चलता है। हार्ड शिफ्ट में जनरली ये होता है, जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है वो मेरा <1 हो जाता है। तो उस केस में अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो कम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 67 नंबर पे आपके 30 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप 170 नंबर पे जाओगे तो आपके सिर्फ 25 नंबर बढ़ रहे हैं। ये 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 का है। अगर शिफ्ट 2 का देखोगे तो शिफ्ट 2 में भी ऐसी चीज़ें, 61 नंबर स्कोर कर रहे हो तो 29 बढ़ के आपके 90 नंबर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में जाओगे 146 नंबर स्कोर करना, जो कि इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपके सिर्फ 20 नंबर बढ़ रहे हैं, 166 बन रहे हैं। मतलब 166 नंबर तो बहुत सेफ स्कोर भी नहीं है। कट ऑफ क्यूआर कैटेगरी से 159.5 है, और हमने देखा भी था कि बहुत ही कम लोग हैं शिफ्ट के जो कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं CHSL की, एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। 13 मार्च शिफ्ट 3 का डेटा है ये, 14 मार्च शिफ्ट 1, 14 मार्च शिफ्ट 2, 14 मार्च शिफ्ट 3, 15 अक्टूबर, अच्छा मार्च क्यों बोल रहा था मैं, अक्टूबर चल रहा है यार। 15 अक्टूबर शिफ्ट 1, 15 अक्टूबर शिफ्ट 2, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे अगेन वही हो रहा है, कम मार्क्स स्कोर करने पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे कम बढ़ रहे हैं। 15 अक्टूबर शिफ्ट 3, 16 अक्टूबर शिफ्ट 1, 16 अक्टूबर शिफ्ट 2, 16 अक्टूबर शिफ्ट 3, 19 अक्टूबर शिफ्ट 1, 19 अक्टूबर शिफ्ट 2, 19 अक्टूबर शिफ्ट 3, ठीक है। इसमें भी देखो आप, ये ब्रेक पॉइंट दिखेगा, इससे कम स्कोर करोगे तो मार्क्स घट भी रहे हैं इस शिफ्ट में, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे लगभग 133 नंबर हैं, 133 नंबर पे बढ़ रहे हैं, 130 मान के चलो, लगभग 130 के ऊपर करोगे तो बढ़ रहेंगे मार्क्स, उससे कम करोगे तो घट जाएंगे। 20 अक्टूबर शिफ्ट 1, 20 अक्टूबर शिफ्ट 2, 20 अक्टूबर शिफ्ट 3, 21 अक्टूबर शिफ्ट 1, 21 अक्टूबर शिफ्ट 2, 21 अक्टूबर शिफ्ट 3। अब ये बाकी जो शिफ्ट है 26 अक्टूबर की, कम ही लोगों का डेटा आया, इसमें देख लेना एक आधी फेक एंट्रीज ना हो। तो इस शिफ्ट में कम ही लोगों का डेटा आया, तो ज़्यादा कुछ प्लॉट करने वाला था नहीं,
और कम ही लोगों का शायद पेपर भी हुआ होगा हमारी 26 अक्टूबर की शिफ्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा जो नए CHSL एस्पिरेंट्स हैं। इस वीडियो में आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।